दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमने अपने वीडियोस में आज तक बड़े काफ़ी टॉपिक्स को टच किया। हम पॉलिटिक्स को टच किया, हमने रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को। जो आज का टॉपिक है, जो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है, वो आज आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, मेडिकल प्रोफेशन से। ये डॉक्टर साहब थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। इसको हम सोसाइटी में इसके उसमें टैबू, एज ए टैबू भी देखा जाता है, पर ये हर एग्जिस्ट करता है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब सेक्स की। सेक्स को लेके डॉक्टर साहब हमारी सोसाइटी में अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, अलग अलग लोगों के जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ सोशल मीडिया की तरफ से, कुछ वैसे, कुछ ओवरऑल। लोगों को कुछ क्लियर नहीं है इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअली है क्या चीज़। और इस सेक्स को लेके इतनी बड़ी मार्केट है, हम देखा जाए कमर्शियल मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि, और हर जो उसका सेक्शन है, चाहे वो यूथ हो, चाहे मिडिल एज, चाहे ओल्ड एज, वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स में है इस चीज़, पर्टिकुलर इस चीज़ को लेके। तो डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या, आपके जो विचार हैं, जो आपके वो है, वो पूछना चाहूँगा। प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर स्वयं का प्रणाम। स्वपन जी, जो आज विषय आपने चुना है, ये तो भी बहुत लंबा विषय है। ये तो कई एपिसोड हो जाएंगे अगर इस पर भी हम बोलना चाहें तो। इसकी जो गहराई में जो व्याख्या है उसको हम लेंगे कि बेसिकली, particularly as far as this mankind is concerned, इसमें एक जो क्वालिटेटिव विकास है, मनुष्य का जो विकास है, वो पिछले जो दौर के जो, जिसको हम एनिमल किंगडम बोलते हैं, वहाँ से अगली स्टेज है मनुष्य की, उसके एवोल्यूशन के नेक्स्ट फेज की। तो अभी तक तो स्वपन जी हम इसको, सेक्स को एनिमल इंस्टिंक्ट के नाम से ही बोलते रहे हैं। ये यार, इस मनुष्य की क्या एनिमल इंस्टिंक्ट है? मनुष्य जाति में, ये हमारे सोसाइटी में सेक्स को हम एनिमल इंस्टिंक्ट से रिलेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये इसका विषय इतना वसी है। ये धीरे धीरे आप जितना भी 20-25 मिनट में, 30 मिनट आप इसको समेटना चाहेंगे, उसको कुछ एपिसोड्स चलाएंगे इसके ऊपर। आज हम इस पे आते हैं कि ये जो व्हाट इज दिस सेक्स एनर्जी, इससे शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स का जो ट्रीटमेंट है, चाहे इम्पोर्टेंसी है, या स्टेरिलिटी है, या और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो सेक्स के साथ संबंध रखती हैं, उनको भी धीरे धीरे लेंगे। पहले ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो काम शक्ति है, जो सेक्स शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है कि इतनी पवित्र शक्ति है जिसके ऊपर इस सृष्टि का विकास खड़ा है। हर प्राणी की जो उत्पत्ति है, चाहे वो पिछले जो हम एवोल्यूशन के प्रोसेस हैं वो हैं, चाहे ये प्रेजेंट मैनकाइंड का एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इसके आगे जो विकास है, बायोलॉजिकल विकास है, जो ऑफस्प्रिंग का पैदा होना, जनरेशन खत्म होनी, दूसरी जनरेशन शुरू होनी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये जो उत्पत्ति है, एक इट इज सच ए ब्यूटीफुल फिनोमेना, जिसको हम बोलते हैं कि ये परमात्मा का खेल है। वाकई परमात्मा का खेल है। अगर थोड़ा सा गहराई में इसको
जांचने की कोशिश करें, इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो बहुत ही अचंभे की बात हो जाती है कि कैसी शक्ति है जिस शक्ति के ऊपर जो सारे का सारा संसार खड़ा है। हमारे भारतीय दर्शन में इस शक्ति के संबंध में बहुत खोज की गई। रादर हमने भारत में इस शक्ति को, इसकी निंदा नहीं की, इसको पूजन जो शक्ति का नाम दिया है। कैसी पवित्र शक्ति है। क्यों पवित्र शक्ति है कि साडा एवोल्यूशन, साडा विकास, साडी उत्पत्ति, साडा बर्थ, समाज का आगे आगे जाना इस शक्ति पर निर्भर है। तो पहली बात तो स्वप्न ये है कि वो लोग जो इसकी निंदा करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के धर्मगुरु हैं या वो समाज के ठेकेदार हैं, किसी प्रकार के भी लोग हैं, रादर मैं सुप्री आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरे भी दिमाग में इस चीज के बारे में बहुत कंफ्यूजन था और मैं इस चीज के सहमत नहीं होता था कि ये जो हमें बचपन से बताया जाता है कि जो 5 पॉइजन्स हैं, वो खतरनाक प्राणी के जीवन में सबसे जो खतरनाक 5 जहरें हैं, 5 पॉइजन हैं, उसमें पहला बोलते थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब मेरी ये ग्रंथों की स्टडी शुरू हुई या लिटरेचर की स्टडी शुरू हुई तो मेरे को ये समझ ना आए कि चलो लोभ हुआ, लालच हुआ, क्रोध हुआ, अहंकार हुआ, मोह हुआ, ये जो 4 वर्तारे हैं ये तो संसारिक वर्तारे हैं, मनुष्य जीवन के पदार्थ से संबंधित, संसार से संबंधित, बाद मुक्ता से संबंधित वर्तारे हैं। लेकिन ये काम है जिस पे मनुष्य की उत्पत्ति खड़ी है, इसको हम कैसे चोर बोल देंगे, कैसे इसको हम जहर बोल देंगे, कैसे इसको नेगेटिव फोर्स बोल देंगे। मेरे लिए तो ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया। मैं एक जमाना था कि आज से कोई 20-25 साल पहले, तो जब इसकी खोज पे निकला कि ये काम इनसे कैसे हो गया। काम तो बेसिक पवित्र शक्ति है, परमात्मा की एक शक्ति है, परमात्मा का एक रूप है, ब्रह्म का एक रूप है। ये ऐसे 5 चोरों में इसको नहीं आना चाहिए, कुछ और बात है। चलो खोज चलती रही, तो धीरे धीरे चलते चलते with the grace of the Almighty and the grace of the Guru, I came to know the difference between real desire and the borrowed desire. मेरे को पता चला कि इस जीवन में एक असली डिज़ायर है और एक उधारी डिज़ायर है, वासना, जिसको हम काम बोलते हैं। काम को हमने वासना के साथ मिला दिया। लेकिन जब ये डिफरेंस, उधारी वासना एंड रियल वासना का डिफरेंस समझ आया तो मैं तो बागा बाग हो गया। क्या बात है, समझ आ गई क्या है। ये जो सेक्स एनर्जी है, इट इज ए रियल डिजायर। वाई रियल डिजायर? हमारे भारतीय ग्रंथों में इसको बोला है कि जो ब्रह्म की डिजायर है, ब्रह्म का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर है वो ये वासना है। ब्रह्म की वासना, मेरा ख्याल है कि एक आधे एपिसोड में भी हमने ये किया था कि जब वो भगवान बुद्ध एनलाइटमेंट को प्राप्त होते हैं तो वो 7 दिन के लिए बोलते नहीं, और देवता एंड ब्रह्म उनके पास आते हैं एंड ब्रह्मा, देवता एंड ब्रह्मा
ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा भगवान बुद्ध को बोलते हैं कि देखो भाई गौतम, बहुत देर बाद कोई करोड़ों में एक आधा व्यक्ति आपकी तरह वासना मुक्त होता है। जो वासना मुक्त हो गया वो एनलाइटमेंट को प्राप्त होता है। ब्रह्मा बोलते हैं कि मैं तो वासना युक्त हूं, मेरा जो बेसिक करैक्टर है वो वासना युक्त होने का करैक्टर है। वासना युक्त होने के कारण ये सृष्टि की क्रिएशन का बेस बनता है। सो मैं तो मुक्त होने से रहा। ब्रह्म शक्ति है क्रिएशन की, तो क्रिएशन की वो ब्रह्म शक्ति बोलती है कि मैं तो इस वासना से मुक्त हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही एज सच एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यही तो बेस है क्रिएशन का। सो ब्रह्मा बोलते हैं कि मेरी ये जो डिजायर है ये सदीवी है, ये इटर्नल है, ये हमेशा रहेगी। सो मैं तो मुक्त, इससे मुक्त होने से रहा। लेकिन इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति वासना मुक्त हो जाएगा, हम सभी लोग वासना युक्त हैं, जब कोई भी प्राणी वासना मुक्त हो जाएगा तो वो एनलाइटमेंट को प्राप्त हो जाएगा, वो बोधित्व को प्राप्त हो जाएगा। उसके दर्शन करने मैं जरूर आऊँगा। सो ये मैं छोटी सी बात इसलिए कही कि ये जो रियल वासना है, जो रियल डिज़ायर है, वो ऑलमाइटी ब्रह्मा की डिज़ायर है। उस पर उसकी क्रिएटिविटी खड़ी है। तो इतनी पवित्र शक्ति जिसके सारी की सारी उत्पत्ति है, उसको कैसे हम उसकी कैसे निंदा कर सकते हैं, उसको कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसको कैसे माड़ा आंक सकते हैं? हाँ, बाहरमुखी वर्तारे में जो हमारा कर्म है, वो हमारा टोटल कर्म हमारी कामना पर खड़ा है। अनकॉन्शियस माइंड की जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो वृत्ति हैं, वो वृत्ति से एक विचार पैदा होता है। विचार से वो आगे शब्द एंड उसका जो कर्म का दायरा है, वो आगे जो मन के जो सारे के सारे जो फेजेस हैं, उस मन में कामना उठती है कि मैं ये चीज करूं और ये प्राप्त करूं। बाहरमुखी संसारिक वर्ल्ड में मैं इसको बोलता हूं बोरोड डिजायर। इंस्टिंक्ट नो डाउट इज इन द अनकॉन्शियस माइंड, बट ये जो उदारी वासना है, बेटर होगा कि उस उदारी वासना को हम कामना का नाम दे दें। काम वो तो है ही है, रियल डिजायर। लेकिन जो उदारी वासना है, जो समाज ने हमें दी कि आपने ये बनना है, ये करना है, ऐसे करना है, बचपन से ही हमें समाज देता है ये, वो जो बढ़ता है, कंडीशन करता है, मोल्डिंग करता है, संस्कारित करता है, उसमें मेन चीज एक बड़ी जाती है जिसको हम बोलते हैं उदारी वासना या बोरोड डिजायर। ये जो हम बचपन से ही, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दीज 200 years, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फिलोसफी एंड एवरीथिंग जो भी डेवलपमेंट हुई है इनकी, इसके तहत हमें बचपन से ही ये एक उदारी वासना की, उदारी कामना की गुरुत्ती दी जाती है कि आपने ये बनना है, ये बनने के लिए आपने ये करना है। स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स तो कहती हैं कि अपने ये बनना है। टीचर भी यही बोलते हैं कि आप ये बनने आए हो, अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं बन सकोगे। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं, आपने कुछ बनना है, आपने कुछ बनना है, आपने कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है। उस बनने के साथ आपने पैसा कमाना है, आपने प्रॉपर्टी बनानी है, आपने फॉरेन कंट्री जाना है। कैसी बोरो डिजायर, कैसी कामना भर दी जाती है। उस कामना के साथ ही कहीं पे भी अगर वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, पूरी हो जाए तो लालच आता है कि और कर लें। जब थोड़ी सी मिल जाती है फिर सोचते हैं मेहनत की, कमाई की, इतना कुछ कमाया है, फिर उसके साथ मोह हो जाता है। जब चीज़ें सब इकट्ठी हो जाती हैं
तो फिर हंकार भी आता है कि हमने ये बना लिया ना, कहाँ से उठे थे, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए, इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतनी ज़मीन बना ली, इतनी कोठी, इतनी बिल्डिंग्स खरीद ली, इतना सोना बना लिया। ये जो सारे के सारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, एक बोरोड डिज़ायर की बात है, उदारी वासना की है। सो अगर हमें इस रियल वासना और उदारी वासना का डिफरेंस समझ आ जाए तो फर्स्ट थिंग इज, ये जो सेक्स एनर्जी को, काम ऊर्जा को समाज ने, इसके ठेकेदारों ने इसको इतना बदनाम कर दिया है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। एक पवित्र शक्ति है। तो पहली बात तो ये कि हम इसको एज ए सब्लाइम फोर्स, इटर्नल फोर्स, वो फोर्स जिससे हम पैदा होते हैं, ऐसे लीजिए। बहुत लंबा चौड़ा इसका दायरा है। ये जो आपने मैनकाइंड की प्रॉब्लम्स की बात की, प्रॉब्लम्स की बात भी नेक्स्ट टाइम लेंगे। प्रॉब्लम्स कहाँ से होती है, थोड़ी सी इसको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके इस सेक्सुअल डेवलपमेंट के 4 फेजेस हैं। आप नोट करो कि 7 साल की उम्र तक बच्चे का एक फेज है, जिसको हम, बहुत ही मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, छोटे थोड़े ही शब्दों में उसकी व्याख्या करूंगा कि फर्स्ट फेज जब बच्चा 1 महीने से लेकर 7-8 साल का होता है, 10 साल तक भी, तो उसका जो पहला फर्स्ट जो फेज है सेक्स डेवलपमेंट का, सेक्स ऊर्जा का, उसको हम ऑटो सेक्सुअल फेज बोलते हैं। आप नोट करो कि बच्चा फर्स्ट थिंग जब जन्म लेता है तो उसकी सेक्स लाइफ शुरू हो जाती है माँ के दूध से। कोई नहीं उसको बताता, लेकिन माँ का दूध ढूंढ लेता है, क्योंकि वो उसकी खुराक है। एंड दैट इज व्हाट ए ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना, सब जगह है। इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द एवोल्यूशन फ्रॉम द एनिमल किंगडम। ये जो सुप्रीम जी, आपको कभी नोट किया कि मरते दम तक, बुढ़ापे तक भी ये जो मनुष्य है, मनुष्य है, आदमी है, इसकी ब्रेस्ट के प्रति इतनी उत्तेजना क्यों है? जो सेक्स एनर्जी का जो हम जो समाज में देखते हैं, एंड इट्स ए फैक्ट। क्या बात हुई कि ये जो दूध का सोर्स है, औरत की ब्रेस्ट, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में, जिसमें मैं चमड़ी के मरीज भी देखे, गुप्त रोगों के मरीज भी ठीक किए, एंड एक और मरीज आते हैं वो सेक्स प्रॉब्लम के जो मरीज होते हैं, उनकी बात भी अपने एक्सपीरियंस से हम उसको रिलेट करते रहेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि मनुष्य की ब्रेस्ट के प्रति इतनी अट्रैक्शन क्यों है? सब कुछ भूल जाता है, इसी वक्त आ जाता है अंदर एक इंस्टिंक्ट, एक वृत्ति उठती है कि आप इस ब्यूटी को मैं एंजॉय भोग लूं। ये नॉर्मल इंस्टिंक्ट है, उसी से ही आगे का काम शुरू होता है। लेकिन इसको फिर लेंगे, उसका कारण क्या है कि फर्स्ट दिस ब्रेस्ट इज द सिंबल ऑफ लव एंड मदरहुड। मैं फिर इसको जहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो मनुष्य में ये इसके प्रति इतनी अट्रैक्शन होती है, वे ये कंडेमेबल नहीं, निंदनयोग नहीं, इट्स ए नेचुरल फिनोमेना। क्योंकि पहले दिन से ही इस दूध ने और इस मदरहुड के ममतामयी जो प्यार है, इस माँ ने, उसकी ममता ने और इस दूध ने इस बच्चे को जीवन दिया है। तो इसको हम कंडेम कैसे कर देंगे? चलो, ये उसकी बुनियाद है। लेकिन जब बच्चा 1 महीने से दूध पीता है, ममता की जो प्यार है
वो उसने कुछ लेना देना नहीं माने, उसकी ममता इतनी इतनी है कि मैं तो बोलता हूँ कि ये जो माँ है, जैसे वो स्थित माँ हम बोलते हैं, जो को जन्मदाती है, जो आदि शक्ति जो हमारी माँ है, वो तो एज आ नहीं सकती हमारे बीच, लेकिन वो इस समाज में, इस धरती में ये हमारी जो मदर्स हैं, हमारी जो माएँ हैं, इनको अपना रूप देकर धरती पे भेजती है कि जाकर ये मेरा प्यार समाज में बांटो। तो एक तो प्रोसेस ये हो गया। दूसरा है कि ये जो बच्चे का ऑटोसेक्सुअल फेज है, उसकी मैं आपको एक यहाँ पे और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप नोट करो, 3, 4, 5 महीने का बच्चा, बड़ा भी बच्चा होगा, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को फॉन्डल करेगा, और जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जब बच्चे के जो माँ है, जब फादर हैं, जब कोई और हैं, तो वो बोलेंगे नो, टच नहीं करना, ये बुरी बात है। अरे भाई, वो उसका ऑटोसेक्सुअल फेज है सेक्स डेवलपमेंट का। अगर वो बच्चा मुंह में अंगूठा लेकर उसको सक करता है, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ हिज सर्किट ऑफ द एनर्जी। अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को फॉन्डल करता है, अगेन वो माड़ी चीज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसका जो ऑटोसेक्सुअल फेज आगे चलता है, हम ही लोग जो उसकी परवरिश करते हैं बच्चे की, वो ही उस पर इसको क्या बोलते हैं कि ये गंदी बात है, ये टच नहीं करते। चलो, बच्चा जब देखता है कि ये मेरे को माँ ने बोल दिया ये गंदी बात है, अब मैं इसको प्राइवेट पार्ट्स को टच ना करूं, मुंह में अंगूठा सक मत करूं, लेकिन जब वो माँ बाप नहीं होते, इसको करता है। यहां से शुरू होती है हिपोक्रेसी या पॉलिटिक्स। क्या हुआ कि एक कम्प्लेक्स था ऑटोसेक्सुअल फेज में, उसको डिसॉल्व नहीं होने दिया उस इनहिबिशन ने कि ये गंदी बात है, ये काम मत करो। सारी की सारी जिंदगी में ऐसे ऐसे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस के डिसॉल्व भी नहीं होते, एंड वो मनुष्य का करैक्टर बन जाते हैं। चलो, इसको धीरे धीरे हर चैप्टर में हम लेंगे। अभी ये ऑटोसेक्सुअल जो फेज है, ये अप टू 7-8 ईयर तक चलता है। इसकी साइकोलॉजी, वेस्टर्न साइकोलॉजी में से बहुत सी मिसालें दी हैं, एडिपोस कम्प्लेक्स, फलाना कम्प्लेक्स, बहुत से हैं। हम उसकी बात में नहीं जाएंगे, वो बात करेंगे जो हमारे दर्शकों को समझ आ सके। ऑटोसेक्सुअल फेज के बाद 9-10 साल का जब बच्चा होता है, तो सेकंड फेज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट शुरू होता है। उसको हम बोलते हैं होमोसेक्सुअल फेज। होमोसेक्सुअल फेज में आप नोट करो कि अभी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं किए होते हैं, प्रॉपर सिक्रीशंस ऑफ द हार्मोन्स नहीं बनी होती, लेकिन बचपन के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो मेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती होती है। घूमते हैं, बाहों में बाहें डालकर, जफ़ी में जफ़ी डालकर खूब एंजॉय करते हैं। उस वक्त सेक्स ऑर्गन्स की कोई डेवलपमेंट नहीं होती और कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो होमोसेक्सुअल फेज की शुरुआत हो जाती है। पहले मैंने बोला ऑटोसेक्सुअल फेज। ऑटोसेक्सुअल फेज की डिसोल्यूशन, उसका घुल जाना, दैट्स ए नेचुरल प्रोसेस। उस नेचुरल प्रोसेस में अगर कोई इनहिबिशन आ जाती है, जो कि पेरेंट्स ही डालते हैं इनहिबिशन, तो वो उसका थोड़ा सा करैक्टर बन जाता है। सिमिलरली होमोसेक्सुअल फेज में जो हमारी जो अप्रोच है, वो है कि इस फेज में भी लड़का और लड़की एक दूसरे के सेपरेट रहें, क्योंकि ये होमोसेक्सुअल फेज है। इसमें लड़के की लड़की के प्रति, लड़की की लड़की के प्रति आपस में एक दोस्ती बनती है। वो दोस्ती इज द बेसिस ऑफ द होमोसेक्सुअल फेज। उसमें बुरी बात कोई नहीं है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उसमें भी इनहिबिशन हो जाती है समाज की, सोसाइटी की। तो जब वो, अब आप नोट करो, देखो जो प्रॉब्लम, आप शायद इस विषय को आप लेंगे, अब कानून बन रहे हैं लेस्बियन की फेवर में एंड होमोसेक्सुअल की फेवर में। ये कैसे कानून है? ये तो बड़े लोग अपोजिट सेक्स के साथ तो माना कि नेगेटिव पॉजिटिव की यूनिटी एक नई चीज को जन्म देती है। पॉजिटिव होमोसेक्सुअल फेज की, एक सेम सेक्स की, सेम फोर्सेस की आपस में दोस्ती, उसका सेक्स के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो भी फेज डिजॉल्व प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व नहीं होता, तो आगे जाकर समाज में जब ये लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ये जो होमोसेक्सुअल पैदा होते हैं, लेस्बियन पैदा होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ दिस होमोसेक्सुअल फेज ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट। तीसरा हम लेते हैं, तीसरा जो सेक्सुअल डेवलपमेंट का फेज है वो है मेल की फीमेल के प्रति अट्रैक्शन, फीमेल की मेल के प्रति अट्रैक्शन, दो में नेगेटिव फोर्स एक दूसरे के प्रति उनकी अट्रैक्शन होती है। इसको हम बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल फेज। ये जो हेट्रोसेक्सुअल फेज है, समाज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम लोग हेट्रोसेक्सुअल फेज में प्रवेश ही नहीं करते। इसको हम गहराई में विचारेंगे आने वाले एपिसोड्स में भी कि हेट्रोसेक्सुअल फेज तो होता ही नहीं। अगर हेट्रोसेक्सुअल फेज में मनुष्य एंटर कर जाए तो जो फोर्थ फेज है, द फेज ऑफ सेलिबेसी, वो मिल जाएगा। सेलिबेसी की बात करेंगे, हेट्रोसेक्सुअल फेज की बात करेंगे, लेकिन होमोसेक्सुअल फेज एंड हेट्रोसेक्सुअल फेज के दरमियान एक ऐसा फेज है जिसको हम बोलते हैं फेज ऑफ मास्टरबेशन। अब देखो, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अपने जीवन के एक अनुभव से बात कर रहा हूं। मरीजों के जो उनकी हिस्ट्री ली, उनसे बातें की, जो मेरी जो किताब है सेक्स विद साइन फ्राइड टू ओशो, उसमें ये सारी जो लोगों के हिस्ट्री है उनको ही मैंने मॉडिफाई करके वो कहानियाँ लिखी हैं। उसमें मैंने जो इस टॉपिक को लिया कि ये जो मास्टरबेशन का फेज है, सबसे ज़्यादा बदनाम इसको किया गया। इतना साइकोलॉजिकली मरीज को बीमार कर दिया जाता है। और एक्चुअली मास्टरबेशन इज ए ब्यूटीफुल फेज। जवानी आई, ग्लैंड्स डेवलप हुई, ग्लैंड्स के कारण वो हार्मोन्स बने, हार्मोन्स के कारण जो जवानी के एडोलेसेंट के सारे प्यूबर्टी के सिम्टम्स हैं वो अपीयर होंगे। जो वेरियस सिम्टम्स हैं, ऑर्गन का इरेक्ट होना, बालों का, वेरियस टाइप्स ऑफ द हेयर, एक्सिलरी हेयर, ग्रैंड के हेयर, दाढ़ी मूछों का आना, ये सारे के सारे प्यूबर्टी के जो सिम्टम्स हैं, इस फेज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन को समाज के ठेकेदारों ने, गुरुओं ने, माँ बाप ने, इन सभी ने, अभी भी सुन लो, जो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, जितने भी सो कॉल्ड हकीम हैं वो बोलेंगे लोगों ने बचपन में हाथ रस्सी की, उससे नुकसान हो गया। अरे भाई, ये जो कैसा फेज है मास्टरबेशन का, मनुष्य जितना इस पर इनहिबिशन है, जितना हर प्राणी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से इतनी बुरी तरह उसको पीड़ित कर दिया गया कि तूने ये मास्टरबेशन की। यहाँ तक मैं आपको सच और बता देता हूँ, जैसे मास्टरबेशन नेचुरल है, ऐसे ही नाइटफॉल नेचुरल है। एक ऑर्गन है, उसकी ग्लैंड्स हैं, वो एक्सक्रीशंस मैन्युफैक्चर हो रही हैं, पूरी की पूरी एनर्जी है इस शरीर की। वो एनर्जी के कारण वो सिक्रीशंस
जब घड़ा भर जाता है, फ्लो होता है, तो वो बाहर जाएगा। अगर उसको आप मास्टरबेशन से नहीं प्रॉपर तरीके से बाहर करते तो वो रात को नाइट फॉल हो जाएगा। वो नाइट फॉल को भी हम बोल देते हैं कि ये तो बड़ी बात हो गई। ये जो 2-3 बातें हैं, इनका क्या असर पड़ेगा? कभी आपने सोचा? तो नहीं। इसका क्या असर पड़ता है? जब हम मास्टरबेशन करते हैं, आनंद लेते हैं, पूरा आनंद लेते हैं, लेकिन जब मास्टरबेशन के जो क्रिया चलती है उसके बाद जब डिस्चार्ज होता है, उस वक्त मनुष्य के अंदर, बच्चे के अंदर, बड़े के भी अंदर एक हीन भावना आ जाती है, एक अपराध भाव आ जाता है कि मैंने गलत काम कर लिया। वो गलत काम कहाँ से आया? वो हम पेरेंट्स ने दिया, हमारे धर्म गुरुओं ने दिया, हमारे सो कॉल्ड हकीमों एंड वे जो बादशाह बने हुए हैं सेक्स की बीमारियों के, उन्होंने दिया। उस वक्त जब डिस्चार्ज होता है मास्टरबेशन के टाइम, ये भावना का आ जाना, भाई गलत काम हो गया। गलत काम तो हुआ नहीं था, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये अपराध भाव से पीड़ित व्यक्ति सारी जिंदगी नहीं जहां से निकलता। तो नतीजा क्या हुआ? क्या मास्टरबेशन से ही नहीं निकले, ऐसे कॉम्प्लेक्स डाल दिए कि वो ही नहीं डिसॉल्व हुआ। आगे हेटेरोसेक्सुअल में कैसे प्रवेश करेंगे? हमारा जो समाज है, जो मैरिज करता है, क्या बोलता है कि भाई आ लड़का है, आ लड़की है, हमने पसंद कर लिया, इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, इसकी ये एजुकेशन, इसकी वो एजुकेशन, इसका ये प्रोफेशन, इसका ये प्रोफेशन। अब जो दोनों ठीक हैं, अब इन दोनों को बंधन में बांध दो। वो एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनको नहीं पता कि बियॉन्ड दिस फिजिकल अपीयरेंस कोई माइंड भी है, कोई बियॉन्ड दिस माइंड कोई कॉन्शियसनेस भी है। कुछ नहीं जानते हम, नूर देते हैं, बंधन बना देते हैं कि इससे शादी कर दो, अब जाके कोर्ट में इसका पूरा कर दो। हेटेरोसेक्सुअल फेज में प्रवेश करने के लिए जो बेसिक फैक्टर है वो है प्यार। प्यार का, इसको हम प्यार को सेपरेट नहीं कर सकते। बेसिस ऑफ द यूनिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल, द बेसिस ऑफ दिस इज दिस प्यार, तो लाइफ में कुछ आनंद मिल जाता है। अगर इस यूनिटी में प्यार नहीं है, चलो आगे भी ले लेंगे, मैं थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन दे दूं। वो इंट्रोडक्शन ये है कि ये जो शरीर पर मिलाप है मेल एंड फीमेल का, इट्स द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लव। फिजिकल फॉर्म, चमड़ी तक, शरीर तक सीमित। हाँ, फर्क सिर्फ इसमें ये बेहतर इसलिए है कि हम लोग इस वक्त अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वेस्टर्न कल्चर एंड दिस मटेरियलिज्म, मॉडर्नाइजेशन, हमारे लिए जो हमारी कन्फाइनमेंट है वो पदार्थ तक हो गई है। हम चाहेंगे आज ज़मीन हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, आज सोना हो जाए, आज हीरे जवाहरात हो जाए। एट लीस्ट ये जो इनसे मिलाप है, मटीरियल थिंग्स के जो मिलाप है, शरीर से मिलाप, उससे तो कुछ बेटर है। चलो शरीर से मिलाप ही सही, शरीर से मिलाप तो ह्यूमन बीइंग का तो शरीर है ना, पदार्थ का शरीर तो नहीं है। बट स्टिल जो शरीर पर मिलाप है, दिट इज द लोएस्ट फॉर्म, निम्नतम तल है प्यार का। और सोसाइटी, कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का क्या काम है। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड मैरिज, ये जो ब्याह परिवार की संस्था है, ये एक ही काम करती है। आप नोट करके देखो, दो प्रेमी हैं, वो एक दूसरे से मास्टरबेशन फेज से निकल आए, एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं, प्यार करते हैं, कुछ कैरियर भी बनाते हैं। जब थोड़ा सा कैरियर के काबिल हो जाते हैं, फिर वो पेरेंट्स से बोलते हैं कि भाई अब हम मैरिज कर लेते हैं।
उनकी मैरिज, उन्होंने जितना देर तक मैरिज नहीं हुई थी वो तब तक उनका प्यार देखने वाला होता है, एक दूसरे के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। मैरिज हो जाती है विद इन ए फ्यू मंथ्स। ये जो समाज है, इस समाज का जो बंधन है, उनको खींचकर फिजिकल तल पे ले आता है। मैरिज से पहले उनका प्यार था। प्यार क्या है? दो शरीर मिले ना मिले, दो मन तो मिले। दो मन मिलेंगे तो पॉसिबिलिटी है दो आत्मा में के मिलन की भी, यही कि हमें अल्टीमेट हमारा गोल है। सो ये जो प्यार है ये बेसिस बन सकता है परम धाम से मिलने का, ब्रह्म से मिलने का, चेतना से मिलने का, परम चेतना से मिलने का। लेकिन अगर दो चार प्राणी आपस में प्यार करते हैं, मन के तल पर प्यार करते हैं, ब्याह उनका मैरिज कर दिया गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली में उनको प्रवेश कर दिया, विद इन 4-5 मंथ्स समाज उनको खींचकर फिजिकल तल पे ले आता है। क्यों? समाज की, ये ब्याह परिवार की संस्था की एक कोशिश है कि प्यार में किसी तरह भी, समाज में किसी तरह भी ये जो है प्यार ये पैदा ना हो जाए। क्यों? ये जो दो मनों का, दो माइंड्स का जो अटैचमेंट है, ये तो ऐसे होता है प्यार, दो माइंड पारे की तरह डोलते रहते हैं। जैसे मरकरी डोलता है, ऐसे ही ये माइंड भी डोलता रहता है। और ये जो प्यार है, प्यार की खूबसूरती भी यही है कि ये दो डोलते हुए माइंड्स की यूनिटी है। दो माइंड्स जो तब पारे की तरह डोल रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही इमोशनल हैं, तारों के तोड़ने की बात भी कर देते हैं। वे जो उन दो माइंड की डोलते हुए माइंड की ये यूनिटी है। लेकिन समाज इस डोलते हुए माइंड पे नहीं चलता। समाज की ये कोशिश है, सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिकनेस इज रिक्वायर्ड। ऐसा डोलने वाला माइंड से समाज नहीं चलेंगे। समाज को एक स्टैटिकनेस चाहिए। उस स्टैटिकनेस के लिए ये इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड मैरिज है। समाज उसको खींच के, उन दो प्रेमियों को खींच के फिजिकल तल पर ले आता है, मटीरियल तल पर ले आता है। उसमें क्या पैदा हो जाता है? स्वार्थ। स्वार्थ का आधार क्या है? इकोनॉमी। ऐसा वो स्वार्थ एंड इकोनॉमी पैदा करता है समाज कि मैं और मेरा वहां पैदा हो जाते हैं। प्यार नाम की कुछ चीज नहीं रहती। वो जो मैं और मेरा में मोह है ना, हम उसको ही प्यार समझ बैठते हैं। चलो ये एक सेपरेट टॉपिक बन जाएगा, समय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आज कंक्लूड करने से पहले अभी पड़ा है, हेटेरोसेक्सुअल फेज में हमने प्रवेश करना है। अभी तो हम मास्टरबेशन फेज में ही हैं। मैरिज से जो हमारे रिलेशंस हैं, मैरिज से पहले जो हमारे मेल एंड फीमेल के जो माइंड के तल पे जो हमारे संबंध हैं, अभी तो हम उसकी व्याख्या और करेंगे, क्योंकि उसकी समझ आ जाए तो प्यार की व्याख्या की समझ आ जाएगी। चाइल्ड ब्याह क्यों होता था, इसकी भी आगे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें भारतीय दर्शन की इसमें जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी आगे चलेंगे। हमारा जो ये विषय है ये प्यार केंद्रित रहेगा, क्योंकि हमने जो ब्रह्मा की जो डिज़ायर है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी रियल डिज़ायर है, उस रियल डिज़ायर को जानने के लिए, उसके पार जाने के लिए हमें ये समाज में प्यार की ज़रूरत पड़ेगी। एंड प्यार से ही निम्नतम तल शरीर के फेस पर कांटेक्ट निकलेगा और दूसरी पास चेतना की तरफ भी विकास भी यहीं से ही निकलेगा। जाते जाते मैं इतनी बात कह दूं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड मैरिज इज द डर्टीएस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाई? बिकॉज इट फिनिशेस द लव इन द सोसाइटी।
लव की जगह जो मोह एंड अटैचमेंट एंड पोजेशन की स्वार्थ की भावना दे देता है, वो एक बहुत ही हिप्नोटाइजर है। क्या हुआ, मास्टरबेशन फेज ही सारी जीवन चलता रहता है अगर प्यार नहीं है तो। चलो, समय ज़्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट सैटरडे अगेन इस पे नोट कर लेना स्वप्न जी, जहाँ से हम फिर कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।